हे गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस, यानी हमारे जो ड्रग का एब्जॉर्प्शंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी उसकी पूरी प्रोसेस को होने में क्या करते हैं, एक तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं। उन सभी को क्या करेंगे, फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जो आपका टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, ये आपका फार्माकोलॉजी का चल रहा है, डी फार्मा सेकेंड ईयर। तो इससे पहले जो हमने यहाँ पे अपना टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने ड्रग एब्जॉर्प्शंस की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, साथ ही में टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस, यानी हमारे जो एब्जॉर्प्शंस होता है उसकी कितनी हमारी मैकेनिज्म होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उन सभी को फुल डिटेल्स में हमने इससे पहले यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस को। देयर आर मेनी फैक्टर्स, यानी बहुत ही टाइप्स के हमारे फैक्टर्स होते हैं दैट इफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शंस। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को क्या करते हैं, एक तरह से इफेक्ट करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं ये। जैसे हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के लिखे हुए हैं। फर्स्ट हमारे होते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, सेकंड हमारे होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड हमारे यहाँ पे होते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। यानी एक तो हमारे ऐसे हो जाएंगे जो फिजियोकेमिकल यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। सेकंड हो जाएंगे हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो बॉडी में हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। थर्ड हमारे हो जाएंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो क्या होता है रूट्स होती है हमारे ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करने की, उसके थ्रू क्या करते हैं, एक तरह से इफेक्ट करते हैं ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस को। अब चलिए इनको फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे फिजियोकेमिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स रहेंगे सभी के अंदर। जैसे फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे पार्टिकल साइज। तो देखिए पार्टिकल साइज जो होता है किसी भी ड्रग्स का, वो क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसी भी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस को। जैसे कि चलिए इसमें हम देख लेते हैं पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग्स, यानी हमारा जो पार्टिकल साइज होता है किसी भी ड्रग्स का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शंस। तो इसका मीन्स देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पार्टिकल साइज जो है जितना ज़्यादा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लीजिए जब भी हम क्या करते हैं अपना आईवी यानी इंट्रावीनस कोई भी हम इंजेक्शंस देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि फ्लूइड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई भी ड्रग्स को क्या करते हैं, यहाँ पे ओरल रूट से हम ले रहे हैं तो उसका पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम उसको लगेगा डिसइंटीग्रेट होने में, उतना ही टाइम लगेगा उसको डिसॉल्व होने में। तो क्या हो जाएगा, हमारी एक तरफ से जो ड्यूरेशन, एक तरह से टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल साइज होता है ये एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तरह से। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम हमारा क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें आप देख लेते हैं द स्मॉलर पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्प्शंस। तो ये जितना पार्टिकल साइज इसका ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन हमारा कम होगा। देन जितना पार्टिकल साइज यहाँ पे क्या होगा, कम होगा किसी भी ड्रग्स के पार्टिकल का, तो क्या होगा, उतना ही एब्जॉर्प्शन हमारा ज़्यादा होगा। तो सीधा सीधा भाई जब हमारा पार्टिकल साइज कम होगा तो इजीली वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ज़्यादा ही वो स्मॉलर है तो डिसइंटीग्रेशन में बहुत ही कम टाइम लगेगा, जिससे इजीली उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन की जो हमारी रेट होगी, एक तरह से दर होगी, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मुलेशंस। तो ये क्या होता है, हमारी जो फॉर्मुलेशन होती है ये भी हमारी डायरेक्टली क्या करती है, इफेक्ट करती है ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस को। इन सॉलिड लिक्विड पेरेंट्रल इंजेक्शंस, तो क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे क्या होती है, जो हमारे ड्रग्स की एक तरह से फॉर्म होती है उसमें किसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और किसका यहाँ पे कम होता है। जैसे कि हमारी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और हमारी पेरेंट्रल जैसे हमारी इतने भी लिक्विड डोज फॉर्म होती है यानी इंजेक्शंस वगैरह होती हैं वो, तो हमारी जो पेरेंट्रल होती है इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। पेरेंट्रल में हमारे इंजेक्शंस आ जाते हैं सारे जितने भी होते हैं, इंट्रावीनस या इंट्रा IM हम देते हैं सभी हमारे आ जाते हैं। सेकंड हमारे आते हैं यहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म, जैसे हमारे सिरप्स वगैरह होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। लास्ट में हमारे आते हैं यहाँ पे सॉलिड्स, जैसे हमारी टेबलेट्स वगैरह आ जाती हैं। देखिए जो हमारे पेरेंट्रल होती है उनको क्या होता है, डिसॉल्व डिसइंटीग्रेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है इनको थोड़ा कम टाइम लगता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने में। देन हमारे जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे सॉलिड को लगता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी आप ओरली टैबलेट्स लेते हैं तो उसका क्या होता है, पहले डिसइंटीग्रेशन वो टूटती है, उसका डिसोल्यूशन होता है, जब जाके क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। तो हमारी इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी हमारी क्या है, हमने यहाँ पे तीर लगाया हुआ है, यानी इस साइड में जितने भी आएंगे उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। देन जो हमारी इस साइड में आएंगे उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा इसके अकॉर्डिंग। अब थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं pH, यानी जो हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टमक का हमारा pH होता है वो भी क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसी भी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस को। अब चलिए इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं, इट टेल अबाउट नेचर ऑफ ड्रग्स। तो क्या होता है, हमारे जिस ड्रग्स का भी क्या होता है एब्जॉर्प्शंस होता है वो डिपेंड करता है उसके बेसिक नेचर पे। जैसे हमारी 2 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट हमारी होती है यहाँ पे एसिडिक नेचर की ड्रग्स, सेकंड हमारी होती है यहाँ पे बेसिक नेचर की ड्रग्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं
एसिडिक ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब इन स्टमक। तो देखिए जितनी भी हमारी एसिडिक ड्रग्स होती हैं यानी एसिडिक नेचर की हमारी ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है, हमारे स्टमक के अंदर। क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारा जो पीएच होता है एक तरह से वही वहाँ पे मेंटेन होता है। बेसिक जो हमारी ड्रग्स होती है मस्ट भी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है इन इंटेस्टाइन में। यानी क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो क्या होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है, जो होती है बेसिक टाइप की जो होती है हमारी ड्रग्स होती हैं। चलिए 4 हम इसमें देख लेते हैं कंसंट्रेशन। तो देखिए पीछे कंसंट्रेशन को हमने बहुत ही डिटेल्स में आपको समझाया था, जितने हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं। तो चलिए इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स द ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्प्शंस। तो कोई भी हमारी ड्रग्स होती है उसके पार्टिकल साइज की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी यानी हाई होगी, तो उसकी जो हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी उतनी ग्रेटर होगी यानी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा, एंड कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतनी हमारे एब्जॉर्प्शन की रेट यानी जो दर होगी वो भी क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। इसलिए क्या होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लिपिड सोल्यूबिलिटी। तो देखिए पीछे भी हमने आपको पढ़ाया था, क्या होता है जो हमारी मेम्ब्रेन होती है जिसको तो क्या होता है हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और साथ ही में क्या होता है उसमें जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो ईजिली क्या होती हैं, उसको क्रॉस एक तरह से कर लेती हैं। तो इसलिए जनरली हम कह सकते हैं हमारी जो लिपोफिलिक नेचर की ड्रग्स होती है वो हायरली क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन उनका होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। लिपोफिलिक नेचर्स ड्रग हैज स्लाइटली हायर एब्जॉर्प्शंस देन हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक का मीन्स यहाँ पे होता है जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, एंड लाइपोफिलिक का मीन्स यहाँ पे होता है जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे जो लिपोफिलिक नेचर की ड्रग्स होंगी उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, बिकॉज इन मेम्ब्रेन। तो क्या होता है जैसे कि पीछे हमने आपको बताया जो हमारी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होती है वो क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, जिसमें क्या होता है जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉसली क्या होती है, ईजिली उसको पास एक तरह से कर लेती हैं। अब चलिए सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी फिजियोकेमिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। सेकंड हमारे यहाँ पे आती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे इसमें आ जाता है सरफेस एरिया। तो देखिए तो आप भी जानते हैं अगर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ईजिली क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्योंकि एक तो छोटा एरिया जहाँ पे उसको कम एरिया में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एक थोड़ा ज़्यादा एरिया जिसमें उसको एक तरह से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एरिया जितना ज़्यादा होगा हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शंस के। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, सरफेस एरिया हमारा जितना ज़्यादा होगा इसलिए हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स नीचे लिखे भी हुए हैं, हायर सरफेस एरिया हायर एब्जॉर्प्शंस, लोअर सरफेस एरिया लोअर एब्जॉर्प्शंस। तो क्या होगा, लोअर सरफेस एरिया होगा किसी भी किस चीज़ का जो हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उसका, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वहाँ पे स्लो होगा। अब चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ब्लड फ्लो। तो फ्रेंड्स ये तो आप भी जानते हैं हमारे जो ब्लड फ्लो है जितना ज़्यादा होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए हमारे हार्ट के थ्रू जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हाई है, यानी हमारे जो हार्ट है उसको पंपिंग थोड़ा तेज से कर रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बढ़ जाएगी। चलिए इसको हम देख लेते हैं, द ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शंस। तो क्या होता है हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन जितना ज़्यादा हम होगा हमारी वेन्स में, इतना ही क्या होगा हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो भी उतना ही यहाँ पे हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द मोर ब्लड फ्लो इन बॉडी, यानी मोर ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, द ग्रेटर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। तो चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी हमारा जो मेन सारा खेल यहाँ पे रहा है, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू क्या होते हैं हमारी ड्रग्स जो होती है वो क्रॉसली क्या होती है यहाँ पे पास होती हैं। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगर आपने जो लास्ट हमारा टॉपिक रहा था यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो उसको अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको इजीली क्या होंगे, सारे फैक्टर्स यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या किया था हमने, मैकेनिज्म यहाँ पढ़ी थी। तो फर्स्ट हमने देखा था यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए वहाँ पे हमने आपको बताया था जो हमारी 90% ड्रग्स होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे होता है, जिसको हम यहाँ पे पैसिव डिफूजन भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफूजन, और थर्ड हमारा आता है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा इसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होगा इसका उससे कम होगा, देन हमारा लास्ट में जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसका इस पे यहाँ पे कम होगा। तो ये हमारा हो जाता है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए फोर्थ हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे आते हैं यहाँ पे फूड, यानी हमारा जो खाना होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। इसको चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। फूड विल आल्सो इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी हमारा जो फूड होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को। अब ये क्यों करता है, चलिए इसको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। इफ़ द ड्रग इज प्रेजेंट्स इनसाइड द स्टमक,
अब मान लीजिए हमारे स्टमक के अंदर क्या है, जो फूड एक तरह से खाना है वो पहले से प्रेजेंट्स है, देन क्या करेगा, डायलेट कर देगा ड्रग्स को एंड एब्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीज। जिससे क्या हो जाएगा, हमारी जो ड्रग जो हमने बॉडी में क्या की, एडमिनिस्ट्रेट की, वो हमारे स्टमक में गई, तो उसको क्या करता है, पहले ये डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग्स का वो क्या हो जाता है, वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए पहले से खाना हमारी बॉडी के जो हमारा स्टमक होता है उसमें प्रेजेंट्स नहीं है, तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपका फूड नहीं है, इसकी वजह से जो हमारी ड्रग है उसका वो डायलेशन वहाँ पे एक तरह से नहीं होगा, यानी डायल्यूट वहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सो इसलिए कहते हैं ना, टेक मेडिसिन आफ्टर सम टाइम्स द मील। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी जो ड्रग होती है उसको खाने के कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी उस ड्रग्स को हमें खाना चाहिए जो हमें किसी बीमारी के लिए क्या करनी है, एडमिनिस्ट्रेट करनी है। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हमने यहाँ पे देखा फिजियोकेमिकल फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, सेकंड हमने देखा हमारे कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारी जो रूट्स होती है जिसके थ्रू हम किसी भी ड्रग्स को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, इसको हम फुल डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो हमारी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्या करती है, इफेक्ट करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। अभी क्यों करती है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। बिकॉज ईच रूट्स हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कोई भी हमारी क्या होती है, रूट्स होती है, हमारी ओरली हो गई या पेरेंटली हो गई, तो उसकी अवर कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या होता है, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये क्या विशेषताएं होती हैं, इसको चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली, यानी जितने भी ड्रग्स हम माउथ के थ्रू लेते हैं उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कोई भी टैबलेट एडमिनिस्टर्ड की माउथ के थ्रू यानी मुंह के थ्रू आपने क्या किया, कोई भी टैबलेट को यहाँ पे खाया, उसके बाद वो क्या होती है, डायरेक्ट आपकी वो जीआईटी में जाती है। जीआईटी की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जब हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है उसके बाद क्या होता है, ये हमारी लीवर में जाती है, जहाँ पे क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म इसका हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हमारी एक तरह से एब्जॉर्ब कर ली जाती है वीन्स यानी इंटेस्टाइन के थ्रू। जो क्या होता है उसमें हमारा ब्लड होता है, जहाँ पे क्या होती है, हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पंपिंग एक तरह से कर दी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हमारी वीन्स होती है। अब इस तरह से आप समझिए, मान लीजिए एक तो आप ओरल ले रहे हैं तो आपको इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ रही थी, देन आप एक ले रहे हैं यहाँ पे आईवी यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन आप ले रहे हैं, तो आपकी क्या कर रही है, डायरेक्टली आपके वीन में जा रही है। और साथ में अगर वीन में आपके जा रही है, लीवर में जा ही नहीं रही है, आपके स्टमक में नहीं जा रही है, तो हो जाएगा आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म की इसको कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। डायरेक्टली क्या जाएगी, वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में जाएगी, ब्लड के थ्रू, जहाँ से इसको पूरी बॉडी में पंपिंग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमारे फैक्टर्स यहाँ पे कैसे आया, तो ये फैक्टर आपका यहाँ पे रहेगा ओरल रूट, यानी आपने ओरल रूट के थ्रू जब ड्रग्स को लिया तो इतनी सारी प्रोसेस उसको करनी पड़ी, इतने स्टेप उसको करने पड़े, उसके बाद वो वीन के बाद हार्ट में गई। लेकिन आपने डायरेक्टली क्या हो गया, आईवी यानी इंट्रावीनस कोई भी इंजेक्शंस ले लिया और डायरेक्टली आपके वीन में गया जिससे हार्ट में गया, तो क्या हो गया, इजीली आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो गाइस बायो अवेलेबिलिटी हमारा जो टॉपिक रहेगा जस्ट इसके एब्जॉर्प्शन के बाद जो रहेगा हमारा बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए छोटा सा हम इसको समझते हैं। क्या होता है, कोई भी ड्रग जब हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही एब्जॉर्प्शन हमारा इंक्रीज होता है, यानी इफेक्ट उसका उतना ही अच्छा हमें मिलता है। देन किसी भी ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी जितनी कम होती है उसका इफेक्ट हमें उतना ही स्लो देखने को मिलता है। चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट द बायो अवेलेबिलिटी। क्या होता है, रूट्स हमारी जो होती है एब्जॉर्प्शन की, जो अपनी भी हमारी रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं बायो अवेलेबिलिटी को। जैसे कि चलिए सेकंड पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं, जितनी हमारी क्या होती है पेरेंटल रूट्स होती हैं हैज़ मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। तो हमारे जो पेरेंटल जितनी भी हम इंजेक्शंस वगैरह डायरेक्टली वेन में लेते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, हमारी मैक्सिमम होती है। इस वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्शन की रेट होती है वो भी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। जैसे हमारे आईवी इंजेक्शन जो हमारे होते हैं इनकी जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी होती है पूरी 100% यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जो हमारी इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह होती है उसमें टैबलेट्स वगैरह हम नहीं देते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं हम आईवी इंजेक्शंस वगैरह देते हैं या आईएम इंजेक्शंस देते हैं, जिससे क्या होता है इजीली हमें इफेक्ट जो होता है उसका 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है और इफेक्ट हमें जल्दी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे हमारी क्या होती है ओरल रूट्स होती हैं। ओरल रूट्स जो होती है हमारी बहुत ही टाइप के स्टेप होते हैं जिसके थ्रू क्या होती है उन्हें पास होना पड़ता है, जब जाकर हमारे हार्ट में पहुंचती है। तो क्या होता है लेस हमारी बायो अवेलेबिलिटी होती है अगर हम देखें यहाँ पे आईवी रूट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम आईवी देखें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ओरल रूट की अगर हम देखें तो यहाँ पे कम होती है। तो ये क्या होता है हमारा एक तरह से फैक्टर्स होता है जो हमारा बायो अवेलेबिलिटी का होता है, जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे फैक्टर्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आए होंगे। देन उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इन फैक्टर से रिलेटेड या ड्रग एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं।